हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 1 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो मेन हेडिंग दैनिक जागरण ने बनाई है, यानी कि सबसे पहली हेडिंग, वो है नोएडा में सुपरटेक की 40 मंजिला 2 इमारतों को किया जाएगा ध्वस्त, क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध बनी थी और इसमें जो इसका हस्तांतरण था वो भी इनके ग्राहकों को नहीं हो पा रहा था। तो जब इसकी बुकिंग की गई थी मालिकों द्वारा, यानी कि ग्राहकों द्वारा, तो तब से लेकर अब तक उन्हें वो सुपरटेक को वो पूरे पैसे लौटाने होंगे और 12% ब्याज के साथ लौटाना होगा। ये सभी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही है। हालांकि ये फैसला 11 अप्रैल 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा भी दिया गया था, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और जो आप कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो ग्राहकों के हित में बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 मंजिला 2 टावरों के नियमों का उल्लंघन कर बनाने के कारण गिराने का निर्णय दिया है। इस फैसले से पिछले करीब 9 साल से अदालती कार्यवाही में उलझे घर खरीदारों की बहुत राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि घर खरीदारों का पूरा पैसा बुकिंग के वक्त से 12% ब्याज के साथ लौटाया जाए। यह काम 2 महीने में पूरा हो जाएगा। साथ ही रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को 2 टावरों के निर्माण से हुई परेशानी के लिए 2 करोड़ रुपए का हर्जाना भी देने के लिए कहा गया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने 140 पेज का ये निर्णय दिया है। सुपरटेक के 915 फ्लैट व दुकानों वाले 40 मंजिला 2 टावरों का निर्माण नोएडा प्राधिकरण के साथ साठ गांठ कर बनाया गया है। इस बारे में हाई कोर्ट का विचार सही था। दोनों टावरों को नोएडा प्राधिकरण और विशेषज्ञ एजेंसी की निगरानी में 3 माह के भीतर गिराया जाएगा। तो इसमें आपको पता चल गया कि 12% ब्याज के साथ खरीदारों को 2 माह में रकम लौटाने के लिए बोला गया है। 2 करोड़ रुपए रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को हुई परेशानी के एवज में दिया गया है और 2014 के निर्णय को नहीं बदला गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, वो है जीडीपी में रिकॉर्ड 20.1% की बढ़ोतरी। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जीडीपी होती क्या है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है और इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता चलता है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो सकल का अर्थ होता है घरेलू उत्पाद में पूंजी शेयर के मूल्यह्रास को घटाया नहीं गया है। यदि शुद्ध निवेश यानी कि जो सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास है को उपयुक्त समीकरण में सकल निवेश के स्थान पर लगाया जाए तो शुद्ध घरेलू उत्पाद सूत्र प्राप्त होगा। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एक विशिष्ट समयावधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश को मापने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी उसकी अर्थव्यवस्था को मापने का सबसे अच्छा तरीका है। जीडीपी देश में सभी लोगों और कंपनियों द्वारा उत्पादित चीजों पर कुल मूल्य के तहत निकाला जाता है। अगर जीडीपी गिर जाए तो फिर क्या नुकसान होगा। देखिए, जीडीपी के गिरने से रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। 1 या 2% जीडीपी ग्रोथ घटने से भी रोजगार के अवसर कम होते हैं। लेकिन जीडीपी के कॉन्ट्रैक्शन में जाने या निगेटिव में जाने से तो नौकरियां ही खत्म हो जाती हैं। इससे संगठित और असंगठित क्षेत्र की करोड़ों नौकरियां चली जाती हैं। अब जीडीपी की अगर हम बात करें तो जीडीपी 2 तरह की होती है। जीडीपी 2 तरह की होती है। पहली होती है नॉमिनल जीडीपी और दूसरी होती है रियल जीडीपी या रियल जीडीपी।
नॉमिनल जीडीपी सभी आंकड़ों का मौजूदा कीमतों पर योग होता है, लेकिन रियल जीडीपी में महंगाई के असर को भी समायोजित कर लिया जाता है। यानी जीडीपी दो प्रकार की होती है, नॉमिनल और रियल। नॉमिनल में सभी आंकड़ों का मौजूदा कीमतों का योग होता है नॉमिनल जीडीपी, और जो रियल जीडीपी होती है वो महंगाई के असर को भी समायोजित कर लेता है। तो ये आपको इस के तहत पूरी जीडीपी समझ में आ गई होगी। अब न्यूज़ को देखते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून 2021 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद विकास दर में 20.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह किसी भी तिमाही में अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है। इसके साथ ही भारत इस वर्ष दुनिया भर में सबसे तेज विकास दर हासिल करने वाली इकोनॉमी बनने की राह पर बढ़ चला है। यह भी महत्वपूर्ण है कि कृषि क्षेत्र का आकार 4.86 लाख करोड़ रुपए के साथ कोरोना पूर्व के स्तर से ऊपर रहा है। हालांकि बढ़ोतरी का यह स्तर पिछले वर्ष समान अवधि में भारी गिरावट के आधार पर है। फिर भी इस वर्ष अप्रैल मई के दौरान अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति के बावजूद इस स्तर की बढ़ोतरी को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो खासकर मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से रोजगार और निवेश में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। इस साल अप्रैल से जून में मैन्युफैक्चरिंग के ग्रॉस वैल्यू एडेड में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 49.6% का इजाफा हुआ है। अब ये ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि GVA क्या होता है? देखिए, सकल मूल्य वर्धित या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड अर्थशास्त्र में किसी भी क्षेत्र, उद्योग, अर्थव्यवस्था या व्यावसायिक क्षेत्र में उत्पादित माल व सेवाओं के मूल्य की माप है। राष्ट्रीय खातों में GVA उत्पादन शून्य मध्यवर्ती खपत होता है। यह राष्ट्रीय खातों के उत्पादन खाते का एक संतुलन मद है। तो अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, वो है भारत ने तालिबान से की है बात। देखिए, अब जब तालिबान पूरी तरीके से अफगानिस्तान की सत्ता के केंद्र में आ गया है तो अब सभी देश कहीं ना कहीं तालिबान को मान्यता दे रहे हैं, चाहे रूस हो, अमेरिका, फ्रांस, यहाँ तक कि भारत भी अब इस ओर कदम बढ़ा रहा है। अब इसमें जो हित टकरा रहे हैं उसमें ये बात आ रही है कि देखिए, तालिबान को पूरी तरीके से पाकिस्तान सहयोग करता है, तो ये डर भी है कि जो कश्मीर मुद्दा है वो फिर से आप कह सकते हैं कि आतंकवाद के केंद्र में ना आ जाए, क्योंकि तालिबान जो है वो पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उसको वो पाकिस्तान का ही पूरा हिस्सा मानता है, जबकि भारत उसके लिए प्रयास कर रहा है। तो ये भी एक बड़ी वजह है। उसके बाद अफगानिस्तान में भारत के कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो अधर में लटक गए हैं, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट हो, डैम प्रोजेक्ट हो, रोड प्रोजेक्ट हो, या फिर डिस्कॉम सेक्टर के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो पूरी तरीके से अधर में लटक गए हैं, क्योंकि भारत अफगानिस्तान में कई तरीके की परियोजनाएं चला रहा था, कई अरबों का निवेश कर रखा था, यहाँ के श्रमिक वहाँ कार्य कर रहे थे, तो ये सारी योजनाएं अब अधर में लटक गई हैं। यानी कि जापान जिस तरीके से भारत के लिए कार्य करता है किसी भी सेक्टर में, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो या फिर बनारस का आधुनिकीकरण करना हो, ये सब उसी तरीके से अफगानिस्तान में भारत सहयोग कर रहा था, जो कि अब पूरी प्रक्रिया रुक सी गई है। हालांकि अफगानिस्तान से और रिश्ते किस तरीके से रहेंगे, ये सारी बातें आज हम एडिटोरियल पेज में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एडिटोरियल पेज पर एक आर्टिकल इसी से रिलेटेड है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान के हाथों में सत्ता आने के साथ ही भारत ने भी अपने कूटनीतिक हितों के हिसाब से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भारत ने सीधे तौर पर तालिबान के साथ संवाद शुरू कर यह संकेत दिया है कि वह अफगानिस्तान में उसकी सत्ता को मान्यता दे सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उसके शासन में अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारतीय हितों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ तालिबान के सत्ता में आने के बाद सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर नजर रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वरिष्ठ अधिकारियों को मिलाकर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।
भारत की अध्यक्षता में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सोमवार देर रात बैठक के जरिए भी विश्व बिरादरी के साफ संकेत दिए गए हैं कि अफगानिस्तान को आतंक का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि डीयू में एनईपी लागू करने का प्रस्ताव पास, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब डीयू में भी लागू हो जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में अगले सत्र से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रवेश दिए जाएंगे। डीयू की कार्यकारी परिषद की मंगलवार को देर रात तक चली बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। इसके तहत अगले सत्र से 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को लागू किया जाएगा। इसे लागू किए जाने से पहले सभी विभागों, केंद्रों और कॉलेजों से बातचीत करने का निर्णय लिया गया है ताकि हर तरह की शंका का समाधान किया जा सके। एनईपी, इसके बारे में आप जानकारी जान लीजिए। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति होगी। इससे पहले हालांकि 2 बार और शिक्षा नीति लागू की जा चुकी है, 1968 में और 1986 में। हालांकि कुछ प्रावधानों के बाद ये 1986 वाली 1992 में लागू हुई थी, लेकिन इसे बोला जाता है 1986 ही। यानी कि अब तक 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, 1968, 1986 और 2020। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यानी भारत की जीडीपी का 6% राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर खर्च किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, भारत की शिक्षा नीति जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER को 100% ले जाने का लक्ष्य है। अब आपके मन में यह आना चाहिए कि GER यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या है। देखिए, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो होता है, जितने बच्चे या जितने छात्र स्कूलों में या विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड हैं उनका रेशियो कितना है, ये अनुपात ही GER को दर्शाता है। यानी कि अगर एक विद्यालय में 70 छात्र ने एडमिशन लिया है तो वो GER के तहत ही उसका रेशियो निकाला जाता है। देखिए, राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसको स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्रों के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है। और ये आपको पता चलेगा कि अभी तक 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। जो नई शिक्षा नीति 2020 है वो स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। उसमें क्या क्या बदलाव होंगे? रिपोर्ट कार्ड बच्चों का पोर्टफोलियो होगा। 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। दुनिया में मान्य प्रणाली अपनाई जाएगी। कक्षा 6 से कौशल विकास का पाठ्यक्रम होगा। 8 भाषाओं में कोर्सेस चलाए जाएंगे और आसान होगी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक की गई थी नई नीति पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, उस पर मोहर लग गई थी। इसमें 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तथा 100% और उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर GDP का 6% करने का इसमें लक्ष्य भी रखा गया था। अभी तक हम शिक्षा नीति को 10+2 के तौर पर जानते थे, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के तहत जानेंगे। इसका अर्थ है अब स्कूली शिक्षा को आप कह सकते हैं कि 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष, यानी कि इस 5 में 3 से 8 वर्ष वाले लोग जुड़ेंगे, बच्चे जुड़ेंगे।
इसमें 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चे जुड़ेंगे। प्राइमरी क्लास के 2 साल और फिर क्लास 1, 2 और 3 ये इस 5 में आएंगे। उसके बाद क्लास 4, 5 और 6 ये इस 3 में आएंगे। फिर 7, 8, 9 ये इस 3 में आएंगे और उसके बाद 10th, 11th और 12th, सॉरी यहाँ पर 2 साल प्राइमरी के और 1 और 2 यानी कि 3 साल प्राइमरी के, सॉरी गलत बता गया मैं, फिर से समझ लीजिए इसको। 5 + 3 + 3 + 4 इसमें 3 साल प्राइमरी के रहेंगे और क्लास 1 और क्लास 2 रहेगी। उसके बाद क्लास 3, 4 और 5 इसमें रहेंगी 3 में, और इस 3 में 6, 7 और 8 रहेगा, और इस 4 में 9, 10th, 11 और 12 रहेगा। तो इसे आप संशोधित कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, यानी कि इसमें शिक्षा नीति आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट में बना इतिहास, पहली बार 9 जजों ने एक साथ ली शपथ। तो सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लीजिए कि भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय या भारतीय सुप्रीम कोर्ट भारत का शीर्ष न्यायाधिक प्राधिकरण है, जिसे भारत का संविधान भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी और उसके बाद इसके द्वारा 24,000 से अधिक निर्णय दिए जा चुके हैं। 1978 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 18 हुई थी, जिसे 1986 में 26 किया गया, 2009 में 31 किया गया और 2019 में 34, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित इसे 34 कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इतिहास रच गया। पहली बार 9 न्यायाधीशों ने एक साथ शपथ ली। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने नए जजों को पद की शपथ दिलाई। नए न्यायाधीशों के शपथ लेने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश सहित जजों की संख्या 33 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। BSF व ITBP के नए प्रमुखों ने संभाला पदभार। 1988 बैच के IPS अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, जबकि उनके बैचमेट संजय अरोड़ा ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के महानिदेशक DG का पदभार संभाला है। राजस्थान कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी पंकज सिंह इससे पहले BSF के ही विशेष DG थे। उनके पिता प्रकाश सिंह भी जून 1993 से जनवरी 1994 तक BSF के DG रह चुके हैं। वह उत्तर प्रदेश पुलिस के भी महानिदेशक रह चुके हैं और पुलिस सुधारों के लिए जाने जाते हैं। यह पहला मौका है जब कोई IPS अधिकारी पिता की विरासत संभाल रहा है। वर्ष 2010 में 1973 बैच के IPS अधिकारी भाइयों में विक्रम श्रीवास्तव व रमन श्रीवास्तव ने CRPF व BSF के DG के रूप में सेवाएं दी थी। राजस्थान पुलिस व CBI में अपनी सेवाएं दे चुके पंकज सिंह अगले साल दिसंबर में सेवानिवृत्त होंगे। तमिलनाडु कैडर के अधिकारी संजय अरोड़ा इससे पहले CRPF में विशेष DG के रूप में तैनात थे। वह जून 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। दोनों ने 1984 बैच के IPS अधिकारी SS देवसाल से प्रभार लिया है, जो मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। तो BSF के बारे में जान लीजिए। BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है एवं विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षा बल है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा बोध को विकसित करने की जिम्मेदारी भी BSF को दी गई है और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसके बारे में जान लीजिए कि भारतीय अर्धसैनिक बल है ये बल इस सीमा पर आप कह सकते हैं कि काराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम तक 2115 किलोमीटर की लंबाई पर फैली सीमा की रक्षा करता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अमेरिका ने 20 साल बाद छोड़ा अफगानिस्तान। आतंकवाद के खिलाफ 2
दशकों की लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया है। अफगानिस्तान से निकलने के निर्धारित समय से एक दिन पहले ही सोमवार की देर रात अमेरिकी विमानों ने काबुल एयरपोर्ट से अंतिम उड़ान भरी है। अमेरिकी विमानों के उड़ान भरते ही तालिबान आतंकियों ने हवा में गोलियां चलाकर खुशियां मनाई। हालांकि तालिबान के सामने अब अफगानिस्तान को पटरी पर लाने की मुश्किल चुनौती होगी। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी ऐसे समय में हुई है जब गनी सरकार को अपदस्थ कर तालिबान ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफरा तफरी के बीच 2 हफ्ते तक चले निकासी अभियान के दौरान 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाल लिया गया। फिर भी 100 से ज़्यादा अमेरिकी और अमेरिका एवं नाटो देशों का साथ देने वाले हजारों अफगान पीछे छूट गए हैं। तालिबान के शासन में पश्चिमी देशों के सहयोगी अफगानों की जान का सबसे ज़्यादा खतरा है। हालांकि तालिबान ने सभी को माफ़ी देने का ऐलान किया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि अफगानिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष से चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम और क्षेत्र पर दुनिया भर के उनके प्रभावों के संबंध में चर्चा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने एक स्थिर और सुरक्षित अफगानिस्तान के माहौल पर जोर दिया है तथा इस संदर्भ में भारत और यूरोपीय संघ की संभावित भूमिका पर चर्चा की है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। तो बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं कि लोन गारंटी योजना का लाभ उठाए स्वास्थ्य उद्योग, ये स्टेटमेंट दिया है वित्त मंत्री ने। तो सबसे पहले जानिए कि लोन गारंटी योजना क्या होती है। जब हम बैंक से किसी तरीके का लोन लेते हैं तो बैंक गारंटी की मांग करता है। होम लोन के मामले में गारंटी आपके घर के पेपर्स होते हैं, वही अन्य तरह के लोन में कोई व्यक्ति गारंटर बनता है। गारंटर का काम बैंक को भरोसा दिलाना होता है कि लोन लेने वाला व्यक्ति लोन चुकाएगा, अगर नहीं चुकाएगा तो इसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम एक तरह से बैंकों को ये भरोसा दिलाने के लिए है कि वे ज़रूरतमंद लोगों को लोन देने में आनाकानी ना करें, क्योंकि इस स्कीम के तहत वह जितना लोन बांटेंगे उस पर सरकार की गारंटी रहेगी। यानी लोन की वसूली नहीं होने पर सरकार उतना पैसा बैंक को देगी। लेकिन क्या कर्जदार इसका लोन चुकाने की जिम्मेदारी लेते हैं? कि देखिए, क्रेडिट गारंटी स्कीम में भले सरकार लोन की गारंटर बनती हो, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि लोन लेने वाला कर्ज चुकाने से बच सकता है। कर्ज लेने वाले पर उसे चुकाने की जिम्मेदारी पहले की तरह ही रहती है। यदि वह कर्ज चुकाने में असफल रहता है तो उसे डिफॉल्टर माना जाएगा, उसकी सिबिल खराब होगी और उसे भविष्य में लोन लेने में दिक्कतें आएगी। लोन गारंटी स्कीम का आम आदमी को फायदा ये होगा कि जब भी वो स्कीम के तहत बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेगा तो बैंक लोन देने में आनाकानी नहीं करेगा, क्योंकि सरकार की गारंटी के चलते लोन देने से जुड़ा बैंक का जोखिम सरकार का होगा। देखिए, आजकल बाजार में लोन इंश्योरेंस जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। ये बैंक के जोखिम को कम करने और लेन देन वाले के लिए गारंटर के तौर पर कार्य करने में काफ़ी मदद करते हैं। सरकार की लोन गारंटी स्कीम अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो बढ़ाने का काम करती है। जब बैंक का लोन देने से जुड़ा जोखिम कम हो जाता है तो लोगों को आसानी से लोन मिलता है। इससे अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो बढ़ता है और रुकी हुई गतिविधियों को गति देने में मदद भी मिलती है। तो गैर महानगरों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी हितधारकों को 50,000 करोड़ रुपए की कर्ज गारंटी योजना का जल्द से जल्द लाभ उठाने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में समग्र सुधार से अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में भी मदद मिलेगी। इसी साल जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोरोना प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना घोषित की थी। इस योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज शामिल था। इसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने में मदद करना था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोन गारंटी योजना क्या होती है। उसके बाद एक न्यूज़ है,
संपदा मौद्रीकरण का मतलब संपत्ति बेचना नहीं, टीके पांडे। देखिए, वित्त मंत्रालय के निवेश व लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव टीके पांडे ने बताया कि संपदा का मौद्रीकरण यानी कि एसेट मोनेटाइजेशन कहीं से संपदा की बिक्री नहीं है, वह सार्वजनिक निजी सहभागिता का दूसरा रूप है। उन्होंने कहा कि संपदा के मौद्रीकरण के तहत सीमित समय के लिए संपदा के इस्तेमाल का अधिकार हस्तांतरित किया जाएगा, संपदा का स्वामित्व नहीं दिया जाएगा। सचिव के अनुसार ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट के साथ कई सड़कों का निर्माण इस प्रकार के मॉडल से किया गया है। अब ये पीपीपी यानी कि ट्रिपल पी क्या है? देखिए, हमारे देश में बहुत से ऐसे काम और योजनाएं हैं जो सरकार और निजी कंपनियों के परस्पर सहयोग से पूर्ण होती है। सरकार को अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी साझेदारी कहते हैं। हमारे देश में सरकार तथा निजी कंपनियां काफ़ी समय से बहुत सारे प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही हैं, जिसे पीपीपी मॉडल का नाम दिया गया है। अधिकांश रेलवे से संबंधित प्रोजेक्ट पर पीपीपी के तहत कार्य चल रहा है। सरकार तथा निजी कंपनियों के सहयोग से बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी कम लागत पर दिए गए समय पर पूर्ण करना संभव हो सकता है। आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रिपल पी मॉडल को अपना रहे हैं। सफलतापूर्वक नियम समय से पूर्ण किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था के अनुबंध के लिए पीपीपी का प्रयोग किया गया है। ट्रिपल पी मॉडल एक विस्तृत योजना है। इसके अंतर्गत धन योजना, भवन परियोजना, संचालन तथा लगाई गई पूंजी भी सम्मिलित होती है। बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ट्रिपल पी की व्यवस्था की सहायता ली जाती है। इस व्यवस्था के तहत प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कार्य की योजना, कार्यकुशल मजदूर तथा पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बम्पर टू बम्पर बीमा पॉलिसी पर सस्पेंस कायम। तो सबसे पहले ये जानिए कि बम्पर टू बम्पर बीमा पॉलिसी है क्या। यह अनिवार्य रूप से एक प्रकार का कार बीमा है जो आपको वाहन का पूरा कवरेज देता है। इसका मतलब यह है कि आप जब आप किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो बीमा करता कवरेज से डिप्रिशिएशन वैल्यू में कटौती नहीं करेगा। इसके अलावा बीमा करता आपकी गाड़ी की बॉडी के पुर्जों को बदलने की पूरी लागत का भुगतान करेगा, जिसे आप अभी तक जीरो डेप्ट पॉलिसी कहते थे। देखिए, आपके पास अगर जैसे वाहन है तो दो तरीके के बीमा होते हैं, एक जीरो वाले और एक होता है कि जिसमें आपको पैसे देने होते हैं। अगर कार डैमेज होती है तो एक होता है कि जो पॉलिसी है उसमें सिर्फ पेपर वर्क होता है और पूरा खर्चा कंपनी उठाती है, और एक में होता है कि कुछ पार्ट्स के पैसे आपको देने होते हैं। तो अब उसे पूरी तरीके से फ्री करने की इसमें कवायद चल रही है। फिलहाल इस बात पर सस्पेंस कायम है कि 1 सितंबर से नई कार खरीदने पर 5 साल के लिए बीमा प्रीमियम के तौर पर एक बड़ी राशि चुकानी होगी या नहीं। मद्रास हाईकोर्ट ने बम्पर टू बम्पर यानी कार के प्रत्येक पुर्जे का संपूर्ण कवरेज बीमा का आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन पता चला है कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल इस मुद्दे पर कानूनी राय लेने के साथ अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। इस पूरे मामले पर किस कदर अस्पष्टता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाजार में इस तरह की कोई पॉलिसी है ही नहीं, क्योंकि बीमा नियामक प्राधिकरण इरडा ने अब तक इस तरह के किसी उत्पाद को मंजूरी ही नहीं दी है। क्या है बम्पर टू बम्पर बीमा पॉलिसी? यह अनिवार्य रूप से एक प्रकार का कार बीमा है जो आपके वाहन का पूरा कवरेज देता है। इसका मतलब है कि आप किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो बीमाकर्ता कवरेज से डिप्रिशिएशन वैल्यू में कटौती नहीं करेगा। इसके अलावा बीमाकर्ता आपकी गाड़ी की बॉडी के पुर्जों को बदलाने की पूरी लागत का भुगतान करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं और वो है एडिटोरियल पेज। देखिए, इस न्यूज़ को हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस आर्टिकल को देखेंगे क्योंकि नाकामी के साथ अमेरिका की अब पूरी वापसी हो चुकी है और अफगानिस्तान से पूरी वापसी हो चुकी है। और यह आर्टिकल लिखा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हर्षवी पंत द्वारा। देखिए, आर्टिकल में बताया गया है कि मेजर जनरल क्रिस डोनाहुए अमेरिका इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। सोमवार देर रात जब अमेरिका अपने इतिहास की सबसे लंबी लड़ाई के बाद काबुल एयरपोर्ट से सैन्य वापसी के अध्याय का समापन कर रहा था तो डोनाहुए विमान में सवार हुए तो वे अंतिम अमेरिकी सैनिक थे।
इसके साथ ही अफगानिस्तान में 2 दशक तक चले अमेरिकी अभियान पर भी पूर्ण विराम लग गया। अमेरिका के लिए इस जंग का नतीजा यही निकला कि उसे ना तो निर्णायक विजय प्राप्त हुई और ना ही उसके नसीब में सम्मानजनक विदाई आई। देखिए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये जो उलटफेर है वो अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों की हार की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये सावधानी पूर्वक बातचीत के बाद हुए समझौते का परिणाम है। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति के शासन काल में दस्तखत हुए और उसके उत्तराधिकारी के आदेश पर लागू की गई इस डील के साथ क्या हुआ और इतनी, आप कह सकते हैं, अराजकता किस तरीके से फैली। देखिए, न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स गिरने के एक दिन बाद उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वादा किया था कि इस लड़ाई में वक्त लगेगा और समाधान मिलेगा, लेकिन इस बारे में कोई शक की गुंजाइश नहीं थी कि हम जीतेंगे। यानी कि जो 9/11 का हमला हुआ था उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ये बातें कही थी। हालांकि नाटो के हस्तक्षेप के बाद 9/11 के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन अल कायदा के आतंकवादियों को शरण देने वाले तालिबान को तेजी से शहरों से बाहर ढकेल दिया गया था। इसके बाद तालिबान को फिर से संगठित होने में कुछ समय लगा। वर्ष 2004 तक यह संगठन पश्चिमी बलों और नई अफगान सरकार के खिलाफ फिर से विद्रोह करने की अपनी स्थिति में आ गया था। बड़े हमलों के जवाब में नए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2009 में फौजों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी की। इसके बाद अफगानिस्तान में नाटो सैनिकों की संख्या में भी भारी वृद्धि की गई। एक समय फौजों की संख्या अपने चरम पर यानी 1,40,000 तक पहुंच गई थी। इस कदम ने तालिबान को एक बार फिर से पीछे ढकेलने में मदद की थी। फिर एक समय ऐसा आया जब ये संघर्ष अमेरिका के लिए लंबा युद्ध बन गया और इसमें अमेरिका के लगभग 978 अरब डॉलर और 2300 से अधिक लोगों की जान बेकार में चली गई। इससे यह युद्ध अमेरिकी नागरिकों के बीच तेजी से अलोकप्रिय होने लगा। वर्ष 2014 में अमेरिका ने अपने आप को अफगान बलों के प्रशिक्षण और सम्मान मुहैया कराने की भूमिका तक सीमित कर लिया। तब से हर साल मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो गई। वहीं अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 2019 में बताया कि पिछले 5 सालों के दौरान 45,000 से अधिक अफगान सुरक्षा कर्मियों को बलिदान देना पड़ा। इस स्थिति को देखकर ओबामा ने उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2020 में एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए तालिबान के साथ गहन बातचीत शुरू की थी। यह सही समय है कि काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के दोषियों को दंडित करने के लिए अमेरिका ने उसकी जिम्मेदारी लेने वाले आईएस खुसरान के ठिकानों पर हमले किए, मगर इससे तालिबान के प्रति हमदर्दी और पैरवी किसी विडंबना से कम नहीं थी। वह भी तब जब धमाकों की शैली वैसी ही थी जैसी अतीत में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क आजमाते आए हैं। दरअसल अफगानिस्तान में आतंकियों को सत्ता सौंपने के बाद अमेरिका के लिए बस अच्छे और बुरे आतंकी का विभेद करना शेष रह गया है। अब उसे तालिबान उदार लगता है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले की कालावधि गौर करना जरूरी है। यह अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के खुफिया के गुप्त काबुल दौरे के बाद हुआ है। इस दौरे में CIA प्रमुख ने तालिबान से अमेरिकियों की सुरक्षित वापसी की कार्ययोजना और आतंकी विरोधी अभियान में तालिबान के साथ मिलकर काम करने की बाइडेन प्रशासन की तत्परता पर चर्चा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बकायदा कहा है कि ऐसे संगठन के साथ अमेरिकी सरकार काम कर सकती है। यह बात अलग है कि तालिबान जैसे संगठन आतंकित करके ही शासन चला सकते हैं। अफगानिस्तान के पतन अमेरिकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण संकट है। इसके लिए बाइडेन ही पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, जिसे देश को 9/11 के आतंकी हमले के बाद घरेलू और बाहरी स्तर पर अप्रत्याशित समर्थन मिला था। उसके 2 दशक बाद वहां जबरदस्त विभाजन देखने को मिल रहा है। इस विभाजन का कारण उसके नेतृत्व का है, जो अपनी क्षमता और अदूरदर्शिता के कारण खतरे को भांप नहीं पाया। संभव है कि काबुल में अमेरिकी पैठ पूरी तरह समाप्त न हो, परंतु अमेरिका ने दक्षिण एशिया को जिस आतंक के भट्टी के मुहाने पर बिठा दिया है, उसके बाद वाशिंगटन को विश्व स्तर पर सक्रियता के लिए कुछ नए तरीके इजाद करने होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है महबूबा की तालिबानी मानसिकता।
हालांकि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है। ये कश्मीर को जो 370 आर्टिकल है उसे फिर से लागू करने पर जोर दे रही हैं। इस आर्टिकल को भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा आर्टिकल है एक साथ 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसे भी हम राष्ट्रीय पेज पर डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पेज हम ले रहे हैं स्पोर्ट्स पेज, और स्पोर्ट्स पेज में पहली न्यूज़ है कि मरियप्पन ने अपनी कमजोरी को ही बना ली ताकत। जो इसमें पदक जीते गए हैं, असली चैंपियन वही होता है जो अपने जीवन की सबसे बुरी दुर्घटना का सामना करने के बाद भी आगे बढ़ने का हौसला कभी नहीं गंवाता है। इन्होंने रजत पदक ऊंची कूद में 63 वर्ग में टोक्यो पैरालंपिक में फिर से रजत पदक जीता है। वहीं शरद के लड़खड़ाते कदम का सहारा बनी मां, यानी कि इन्होंने खेल के मैदान में शरद ने कांस्य पदक जीता है ऊंची कूद में। इन्होंने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो अगर पदक तालिका की बात करें तो भारत पदक तालिका में 30वें स्थान पर है 10 पदक के साथ, 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक। स्टेन ने सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। देखिए, जो साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हैं डेल स्टेन, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उनके शानदार क्रिकेट करियर का अंत हो गया, जिसमें उन्होंने दुनिया के कुल सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को कड़ी चुनौती दी थी। स्टेन को उनकी स्विंग गेंदबाजी के लिए जाना जाता था। स्टेन ने ट्विटर पर संन्यास की घोषणा की। 38 साल के तेज गेंदबाज ने अपने 17 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान दक्षिण अफ्रीका के लिए 93 टेस्ट, 125 वनडे और 47 टी20 मैच खेले हैं। स्टेन के नाम 439 टेस्ट विकेट, 196 वनडे विकेट और 64 टी20 विकेट हैं। तो ये आज का 1 सितंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।